फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे। चैप्टर 19 कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 20 की तरफ हम लोग जाएंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू से दैट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर हम लोग बिजनेस स्टडीज में भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा समझ लीजिए एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर होंगी तो इसमें आपको बताई जाएगी। इस पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से हमारा बिजनेस स्टडीज का भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए और अकाउंटेंसी का भी क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज का, हमारा जो चैप्टर है आज का, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर हम एक सेंटेंस में डिराइव करते हैं तो सबसे आसान भाषा में उसको ये बोल सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में जो फाइनेंस होते हैं, पैसा होता है, उसको इकट्ठा करने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, या उसको यूज करने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब कि जो बिजनेस को चलाने के लिए जो फाइनेंस की जरूरत होती है वो कहाँ कहाँ से हो सकता है। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने दोस्त से भी पैसा ले सकते हैं, तो वो भी तो एक सोर्सेस हो गया। बैंक से भी पैसा ले सकते हैं लोन के तौर पर, किसी अपने कोई रिलेटिव से ले सकते हैं, अपने फादर से ले सकते हैं, अपनी कंपनी का शेयर इशू करके ले सकते हैं, डिवेंचर्स इशू करके ले सकते हैं, और भी कई तरीका है। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, जिससे कि आपको इस चैप्टर का सारी बातें क्लियर हो जाए, आप आसानी से एग्जाम में उसको लिख सके। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। टॉपिक्स हमारा ये सारा चीज कवर होगा, और चैप्टर का जो पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। यानी कि किस चीज के लिए प्लान, ऑर्गेनाइज और डायरेक्टिंग करना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व द efficient use of money to achieve the objective of the business such as maximizing profit and ensuring financial stability। यानी कि पैसे को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने ऑर्गेनाइजेशन में अर्न कर सके, इसी चीज को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट हाउ फंड आर रेज्ड, फंड कैसे आएगा, ठीक है, हाउ फंड इन्वेस्टेड, कहाँ फंड पैसा इन्वेस्ट होगा, एंड मैनेज सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन रन स्मूथली एंड ग्रो द लॉन्ग टर्म। और इस चीज को मैनेज करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले और साथ ही साथ लंबे समय तक का हमारा बिजनेस चलता रहे। तो ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब। अब हम लोग बात करते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पहला तो प्रॉफिट ज्यादा करना, वेल्थ को बढ़ाना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो पैसा है आपको उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना, ठीक है, लिक्विडिटी मेंटेनेंस करना, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नंबर 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट बाय इफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि जो आपके पास फंड है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। दूसरा दिया हुआ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, टू इंक्रीज द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंड शेयर होल्डर वेल्थ। यानी कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाना, लॉन्ग टाइम चलाना, जिससे कि हमारा जो शेयर होल्डर है, हमारे यहाँ जिन्होंने पैसा लगा रखा है, उसका वेल्थ जो है वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, आपने पैसा को बहुत जगह से कलेक्ट तो कर लिया, ले तो लिया, लोन भी मिल गया बैंक से, किसी फ्रेंड से शेयर इशू करके, डिवेंचर्स इशू करके आपने पैसा कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसका यूटिलाइज कहाँ पे करना है, उस चीज, वो जो है दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है। टू यूज अवेलेबल फंड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मैनर। नेक्स्ट है लिक्विडिटी मेंटेनेंस, टू इंश्योर सफिशिएंट कैश टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। यानी कि छोटे मोटे खर्चे के लिए हम जो कैश का यूटिलाइज जो है वो प्रॉपर करना, जिससे कि हमारा बिजनेस स्मूथली रन करता रहे। एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना जिससे कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो स्ट्रॉन्ग बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है सोर्सेस
क्या है, कहां से है। तो पहला बात आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, रिटेन अर्निंग, बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट। एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि इक्विटी शेयर किसको बोलते हैं और कैसे इक्विटी शेयर से हमको पैसा मिलता है। ठीक है, नंबर 1 बात करते हैं बच्चों इक्विटी शेयर का। तो इक्विटी शेयर आर द इशू टू रेज परमानेंट कैपिटल फॉर द बिजनेस। इक्विटी शेयर्स होल्डर आर द रियल ओनर एंड रिसीव डिविडेंड अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। याद रखिए, जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं, एग्जांपल मेरे एकदम बहुत सिंपल समझिए, हम अपनी कंपनी का शेयर्स किसी को दे रहे हैं, वो हमारे कंपनी को पैसा दे रहा है, तो वो हमारी कंपनी में जो पैसा लगा रहा है वो हमारा शेयर्स होल्डर कहलाएगा। और इक्विटी शेयर्स होल्डर जो होते हैं वो एक्चुअल में किसी कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, और डिवेंचर्स की बात करते हैं तो वो क्रेडिटर होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इक्विटी शेयर्स होल्डर हमारी कंपनी का अगर कोई खरीद रखा है और हमारी कंपनी में उन्होंने पैसा लगा रखा है, तो इक्विटी शेयर्स होल्डर इज अ रियल ओनर ऑफ कंपनी। ठीक है, वो हमारी कंपनी का ओनर होता है, लेकिन चलाने वाला कौन होता है, डायरेक्टर होता है। तो उसी शेयर होल्डर में से एक डायरेक्टर चुना जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। बात समझ में आ गई। सेकंड थिंग इज दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलता है, लेकिन उसका फिक्स रेट नहीं होता। डिविडेंड का मतलब क्या, कि आप उसने जो पैसा लगाया उसका जो प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो फिक्स रेट नहीं होता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हाई रिस्क पे होता है वो। ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो इसका रेट जो है डिविडेंड का फिक्स होता है। बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर दे आल्सो हैव प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स को खरीद रखा है और वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है, तो उसका रेट जो होता है, जैसे कि एक फिक्स कर दिया कि 10%, 5%, 8% आपको हर साल का मिलता रहेगा, आपने जितना पैसा लगाया है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा या कम प्रॉफिट होगा तो क्या कोई चेंजेस होगा? नहीं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और अगर कंपनी इनफैक्ट बंद भी हो जाती है, लिक्विडेट भी हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो ऐसा केस में प्रेफरेंस शेयर्स को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, उसको पहले पैसा रिफंड किया जाता है। किसके बनिस्बत? इक्विटी शेयर्स के बनिस्बत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिवेंचर। डिवेंचर और लॉन्ग टर्म बोरोड फंड विथ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर्स होल्डर को क्या मिलता है बच्चों? इंटरेस्ट। आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ सकता है कि शेयर्स होल्डर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। और डिवेंचर्स होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अब डिवेंचर्स होल्डर को जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका क्या होता है? फिक्स होता है। ये भी याद रखिए, डिवेंचर होल्डर आर क्रेडिटर एंड डू नॉट हैव वोटिंग राइट, यानी कि डायरेक्टर चुनने के लिए जो राइट होता है, वोट करने का राइट होता है, इसमें डिवेंचर होल्डर को नहीं कोई राइट होता है। डिवेंचर्स होल्डर मात्र एक क्रेडिटर की तरह से कंपनी उसको मानती है कि वो कंपनी का क्रेडिटर है, यानी कि उसने पैसा दिया है कंपनी में और कंपनी उसको कुछ दिन के बाद पैसा वापस कर देगी। ठीक है, जब तक नहीं देती तो उसके बदले में कंपनी उसको इंटरेस्ट देती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग आर द प्रॉफिट reinvested in the business instead of being distributed as dividend. It is an internal and economical sources of finance. ये रिटेन अर्निंग जो होता है ना, ये एक्चुअल में ये इंटरनल एंड इकोनॉमिकल सोर्सेस होता है फाइनेंस का, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी रहता है। ठीक है, बैंक लोन तो आप समझ ही रहे हैं। बैंक लोन आता है बोरोड फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट। इंटरेस्ट इज पेड रेगुलरली ऑन द लोन अमाउंट, यानी कि याद रखें आप कि बैंक लोन जो होता है वो आसानी से बैंक से कहीं मिल जाता है जब आप अपने बिजनेस को उस तरीके से शो करेंगे, दिखलाएंगे, वहां पे सारी चीज, सारा प्लान, सारी डिटेल आप अगर किसी बैंक को देते हैं तो बैंक उस चीजों को देख करके आपको लोन प्रोवाइड करती है। और बैंक को आपको क्या करना पड़ता है कि इंस्टॉलमेंट में उसका कर्ज को पूरा करना पड़ता है, या फिर साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बिजनेस, दे सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेशली बिजनेस को डेवलप करने के लिए ही बना है। ठीक है, तो वो लोग भी लोन आपको देते हैं। ठीक है, एक पब्लिक डिपॉजिट आता है जिसमें कंपनीज कलेक्ट फंड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। आम लोगों से आपने एक फिक्स्ड पीरियड 5 साल 10 साल के लिए पैसा कलेक्ट कर लिया। इंटरेस्ट इज पेड एट द प्री डिटरमाइंड रेट, यानी कि पहले से आपने कलेक्ट तो कर लिया और साथ साथ एक इंटरेस्ट रेट आपने बता दिया कि हम आपको 5% हर साल का देंगे, तो वहां से भी आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट
extended by supplier while purchasing goods. It help in meeting short term working capital need. ठीक है, ये भी एक तरह से एक ऐसा जरिया है जिससे आप आसानी से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, ये मान के चले आपकी बिजनेस स्टडीज में, अकाउंटेंसी और रिटेल में कहीं ना कहीं 110% ये क्वेश्चन आएगा ही कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। मीनिंग की बात करते हैं तो शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर जो है एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये कंपनी का ओनर होता है। डिवेंचर इज अ रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट टेकन बाय कंपनी, यानी कि डिवेंचर्स जो होता है वो कंपनी एक उधार के तौर पर किसी से पैसा लेती है और उसको बाद में वापस कर देती है। नेचर, इट रिप्रेजेंट ओनरशिप। कैपिटल, इट रिप्रेजेंट लोन कैपिटल। ये ओनरशिप शो करता है, ठीक है, ये भी आप याद रखें कि ये क्या शो करता है, ओनरशिप, है ना। और ये क्या शो करता है बच्चों, एक तरह से लोन दिया गया है, ठीक है। होल्डर की बात करते हैं, होल्डर इज कॉल्ड शेयर्स होल्डर। अगर कोई शेयर्स खरीदता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स होल्डर। और कोई डिवेंचर्स खरीदता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवेंचर्स होल्डर। क्लियर। रिटर्न, शेयर्स होल्डर गेट डिविडेंड। शेयर्स होल्डर क्या मिलता है बच्चों, डिविडेंड। और डिवेंचर होल्डर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स्ड। मैंने आपको बताया ना कि जो शेयर्स होल्डर होता है उसका डिविडेंड जो है वो 5%, 10%, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। शेयर्स होल्डर को जो प्रॉफिट दिया जाता है डिविडेंड के नाम पर, वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि वो रिस्क पे होता है। लेकिन डिवेंचर्स होल्डर का जो रेट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। रिस्क की बात करते हैं तो शेयर्स होल्डर ज्यादा रिस्क पे होता है क्योंकि उसका प्रॉफिट भी ज्यादा कम हो सकता है। डिवेंचर्स होल्डर जो है वो रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। रीपेमेंट, शेयर्स कैपिटल इज जनरली नॉट रीपेड ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ। डिवेंचर्स आर रीपेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड, यानी कंपनी के लाइफ में उसको वापस नहीं किया जाता है, जनरली चलता रहता है। और डिवेंचर होल्डर का एक फिक्स पीरियड होता है, ठीक है। वोटिंग राइट, शेयर्स होल्डर को वोट करने का कोई राइट नहीं होता है, सॉरी, शेयर्स होल्डर को वोट करने का पूरा राइट होता है और डिवेंचर्स होल्डर को वोट करने का कोई राइट नहीं होता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं, शेयर्स आर यूजुअली अनसिक्योर्ड। शेयर्स जो होता है वो अनसिक्योर्ड होता है क्योंकि रिस्क पे होता है, और डिवेंचर्स जो है वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों होता है। एंड द लास्ट इज प्रायोरिटी ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि अगर कंपनी बंद हो गया तो सबसे पहले दोनों का पैसा लगा हुआ है, इक्विटी शेयर्स होल्डर का भी लगा हुआ है और डिवेंचर होल्डर का भी लगा हुआ है, तो किसको कंपनी पहले वापस करेगी। तो याद रखें कि जब कभी कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, तो सबसे पहले पैसा डिवेंचर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद फिर शेयर्स होल्डर को मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आप एकदम ध्यान में अच्छे से रखें, इसका चांसेस है कि एकदम एग्जाम में आए। अब इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है बिजनेस को डेवलप करने में। पहला देखिए आरबीआई, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, आईएफसीआई है, उसके बाद आईसीआईसीआई है, एलआईसी है, यूटीआई है, एसएफसीएस है, नाबार्ड है, एसएआई, डीबीआई। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अलग अलग तरह से योगदान है इंडस्ट्री, बिजनेस, इन सब चीजों को डेवलपमेंट करवाने में। तो किसका क्या योगदान है इसको हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमने रखा है आरबीआई को। आरबीआई का एक्चुअल काम है कि वो बैंकों का बैंक होता है, तो वो अगर किसी बैंक को लोन देता है तो उस बैंक के थ्रू तो इंडस्ट्री चलाने वाले, बिजनेस चलाने वाले लोगों को लोन मिलता ही है। तो पहले आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट कंट्रोल मनी सप्लाई, इशू करेंसी, ठीक है, एंड रेगुलेट्स ऑल बैंक इन द कंट्री। क्या क्या काम करता है ये, मनी सप्लाई, इट्स कंट्रोल मनी सप्लाई, इशू कर देता है, नोट जारी करता है, ठीक है, और रेगुलेट्स करता है ऑल बैंक इन द कंट्री। दूसरा कमर्शियल बैंक है, दीज बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक में क्या काम होता है कि जो आम पब्लिक होता है उसका अमाउंट को जो है वो डिपॉजिट रखना, उसको जरूरत के टाइम पे लोन देना, ये सारा चीज काम होता है। जैसे एग्जांपल इसका दे सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्री फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। यानी कि आईडीबीआई एक्चुअल में इंडस्ट्री को लॉन्ग टाइम लोन देता है। किस लिए देता है, बिजनेस को आप बड़ा कीजिए और मॉडर्नाइज कीजिए,
ठीक है। उसके बाद IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IFCI प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्री, ये दोनों को देता है, लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्री। इट हेल्प इन सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट, अगर आप कोई नया इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इसके लिए मदद करता है। फिफ्थ नंबर पे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। ICICI प्रोवाइड लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंस, लोन प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है, टेक्निकल सपोर्ट टू इंडस्ट्री, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम LIC के नाम से जानते हैं। बड़ी बार बार टीवी एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू पीपल, ठीक है। इट कलेक्ट सेविंग फ्रॉम द पब्लिक एंड इन्वेस्ट देम इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सेविंग कलेक्ट करता है किससे? पब्लिक से, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करता है। एक आपका आता है UTI, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। UTI मोबिलाइज सेविंग ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स थ्रू म्यूचुअल फंड, इट हेल्प कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन SFCS, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूट प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। SFC जो है किसको? स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को जो है स्टेट लेवल पर क्या देता है? लोन एक तरह से प्रोवाइड करता है, ठीक है। दे प्रमोट रीजनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। 9 नंबर पे बात आता है बच्चों नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो इट्स प्रोवाइड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। नाबार्ड का एक्चुअल काम क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट सपोर्ट फार्मर, रूरल इंडस्ट्री एंड कोऑपरेटिव बैंक। किसको किसको डेवलपमेंट करवाने के लिए फोकस करता है? फार्मर को, रूरल इंडस्ट्री को जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक को, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। SIDBI प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। SIDBI किसको देता है लोन? ज्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। इट प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड MSME, यानी कि मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस जो होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, जिसको मैंने आपको बताया। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ही सिंपल बात है, इसको अच्छे तरीके से पूरा स्टार्टिंग से रिवीजन कर ले, जिससे आपको पूरी बात जो है समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।